नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फिलहाल कोरोना से बिहार और झारखंड को राहत मिलते नहीं दिख रहा है। बिहार में जहां मरीजों की संख्या 20,000 पार कर चुकी है, वहीं हाल झारखंड का भी है। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार हो चुका है, जबकि 36 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना का हाल यह है कि अधिकांश अस्पताल में मरीज के लिए जगह नहीं है। आइसोलेशन सेंटर का भी यही हाल है। और इसी बीच आरएमआरआई के 9 लैब टेक्नीशियन संक्रमित हो गए हैं, जिससे 4 दिनों तक आरएमआरआई में कोरोना का टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है, जबकि पहले से ही हजारों मरीज के सैंपल का अभी तक जांच नहीं हो पाया है। और ऐसे में लॉकडाउन का लाभ बिहार को मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो बता दें आपको कि बिहार और झारखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण जारी है। कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। जहां झारखंड में आंकड़ा 4,000 के पार हो चुका है, तो वहीं बिहार में आंकड़ा 20,000 के पार हो चुका है। और बिहार की बात करें तो आरएमआरआई भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, यानी कुछ दिनों तक आरएमआरआई में जांच नहीं हो पाएगा। वजह यह है कि आरएमआरआई के करीब 9 टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन कोरोना के जद में आ चुके हैं और इस वजह से 4 दिनों तक आरएमआरआई को बंद कर दिया गया है। और इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। फिलहाल पहले बात करेंगे बिहार से हमारे संपादक संतोष जी से। संतोष जी, बिहार में कोरोना का आंकड़ा 20,000 के पार हो चुका है और अब 4 दिनों के लिए आरएमआरआई बंद हो चुकी है और इससे जांच में काफी कह सकते हैं कि कमी होगी, जांच नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इन समस्या को लेकर सरकार अलग अलग तरीके से, खास करके जांच को लेकर दावे करते आ रही है। लेकिन जो स्थिति है, जिस तरीके से अब आरएमआरआई में 3 दिनों तक जांच की प्रक्रिया बाधित रहेगी, क्योंकि वहां के लैब टेक्नीशियन ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। वही स्थिति पीएमसीएच की है। वहां भी जो माइक्रोबायोलॉजी के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है और उनके विभाग के कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना योद्धा हैं, अब हमारे कोरोना योद्धा कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और इसका असर उनके मनोविज्ञान पर भी पड़ रहा है। जी। जो अगर आप देखें कि कई डॉक्टरों की मौत भी हुई है। अभी तक पूरे देश में अगर हम बात करें तो 70 से अधिक कोरोना योद्धा की मौत हो चुकी है। बिहार में भी 2 दिन पहले एक डॉक्टर की मौत हुई है, जो पीएमसीएच के सीनियर डॉक्टर थे। एक गया के डॉक्टर की मौत हुई है। उसके अलावा कई जो कोरोना के काल के दौरान काम कर रहे थे, जैसे यूनिसेफ से जुड़े हुए बेतिया के एक कर्मचारी की मौत हो जाती है। ये कई ऐसे लोगों की मौत हुई है जो सीधे सीधे तौर पर वो कोरोना योद्धा थे और कोरोना के दौरान काम कर रहे थे। इसका एक प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात यह है कि जो दावे किए जा रहे थे, लगातार उस दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके टेस्टिंग को लेकर। अगर आप देखें, अप्रैल महीने में भी अगर जब कोरोना का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था, उस वक्त भी 10,000 सरकार का ही डाटा है कि 10,000 हम रोजाना टेस्ट करते थे और आज भी 10,000 रोजाना टेस्ट हो रहा है। जबकि ये तय हो चुका है कि जब तक आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिहार अभी इसी दौर से गुजर रहा है और लगातार आज भी पटना में सबसे ज्यादा 300 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूरा बिहार में भी संख्या 1000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि अभी टेस्टिंग पूरी तौर पे अगर हम कहें तो हर जिले में उस तरीके से नहीं हो रही है। अब गांव से भी, गया से भी खबर आई है। गया के एक गांव से भी 25 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। वहां उस गांव में झारखंड के एक पुलिसकर्मी का अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए आया हुआ था और उसी बर्थडे पार्टी में जो लोग भी शामिल हुए वो कोरोना संक्रमित हो गए। मतलब अब ये धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रिट की तरफ बढ़ते हुए गांव की तरफ जा रहा है। और यही स्थिति है कि आज पटना जैसे जगहों पर जहां कई तरह के आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, लेकिन उन सेंटरों में तिल रखने तक की जगह नहीं है। सारे अस्पतालों पूरी तौर पर भर चुका है। एम्स जहां विशेष तौर पे कोरोना के इलाज की व्यवस्था की गई है, कल वहां आनंद फानंद में जितने भी पुराने मरीज थे
उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि सामने जान बचाने की स्थिति में लोग नहीं थे। तो ऐसे पेशेंट को भर्ती किया गया है। तो ये स्थिति है बिहार में, और फिलहाल लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान अगर हम टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ा देते तो कहीं न कहीं हम इन चीजों पर काबू पा सकते थे। जैसे दिल्ली सरकार ने जो अनुभव आज शेयर किया है उसमें यही चीजें केजरीवाल का कहना है कि अगर हम टेस्टिंग व्यवस्था पहले से तेज किए रहते तो आज हम कोरोना से जो मौतें हुई हैं उस मौत से लोगों को हम बचा सकते थे। जी बिल्कुल संतोष जी, अब देखना यह कि हालात बहुत चिंताजनक है और ये बिहार के हालात हैं, और इस पे आगे बात करेंगे झारखंड के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन से, और जानेंगे झारखंड के हालात के बारे में। तो सोरेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोरेन जी, झारखंड में कोरोना के क्या कुछ अपडेट हैं फिलहाल? जो आई थी वो सब अब तक के सबसे हाईएस्ट स्कोर करते थे 316। कल रात तक की रिपोर्ट के मुताबिक 316 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी आंकड़े इससे पहले नहीं आए थे, और अब हम 4,500 के करीब पहुंच गए हैं। और बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि आज के जो नए मरीज की रिपोर्ट आएंगी, जो शाम तक बुलेटिन जारी की जाती है, और उससे उम्मीद की जा रही है कि शायद कल के आंकड़े, क्योंकि हर रोज नए आंकड़ों के साथ हम पुराने आंकड़ों को पार कर रहे हैं और नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि फिर से एक नए रिकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अब झारखंड में बड़ी तेजी से कोरोना का फैलाव हो रहा है। राजधानी रांची में जहां बीच के दिनों में इक्के दुक्के केसेस आते थे, वहां कल 71 केसेस आए हैं। यह राजधानी की अब तक के सबसे बड़ी आंकड़ा है। वही दूसरे इलाकों की, दूसरे हिस्सों की बात करें तो ठीक ऐसे ही स्थिति, ऐसे ही हालात है। आज 7 नए मरीज आ चुके हैं पलामू में। अभी टेस्टिंग हो रही है, नई आंकड़े, नए रिपोर्ट आने बाकी हैं। सुरेश जी, झारखंड में जांच की क्या स्थिति है? अभी हम बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में फिलहाल जांच की स्थिति उतनी ठीक नहीं चल रही है। झारखंड में कोरोना जांच की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अभी फिलहाल झारखंड में 8 सेंटर में टेस्टिंग की व्यवस्था, हालांकि सैंपलिंग की व्यवस्था तमाम जिलों में कर दी गई है। तमाम जिलों से सैंपल कलेक्ट करके उन 8 सेंटर्स में भेजे जाते हैं, जहां से टेस्टिंग के बाद आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन जो सरकार ने मार्च में जो सरकार ने दावे किए थे कि हर जिलों में हम टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। सरकार ने तो यहाँ तक कहा था कि हम प्रखंड स्तर पर भी टेस्टिंग की सुविधा मुहैया कराएंगे, लेकिन प्रखंड तो दूर, अभी हम जिलों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। और जब जिलों में जब आंकड़े बढ़ रहे हैं और जब टेस्टिंग की ये नए सेंटर्स की जरूरत है, तो NCIR के गाइडलाइन के मुताबिक सरकार काम कर रही है। उनके परमिशन के इंतजार में 3 नए सेंटर्स इंतजार में है कि जो NCIR के परमिशन मिलने के बाद उन सेंटर्स में भी जांच की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल अगर हम आने वाले दिनों में देखें तो हम 15 से आगे टेस्ट सेंटर अभी नजर नहीं आ रहे। 8 संचालित है और 7 के करीब प्रस्ताव बनकर तैयार है, जहां NCIR के परमिशन की प्रतीक्षा की जा रही है। तो फिलहाल स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। टेस्टिंग को लेकर के जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरह से ज्यादा सेंटर्स बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल सुरेन जी, कह सकते हैं कि अभी झारखंड में भी जांच की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री सचिवालय में कोरोना का कहर है। बता दें कि सीएम सचिवालय के कई कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के बाद सीएम सचिवालय में पसरा सन्नाटा। तो आपको बता दें कि सीएम सचिवालय में कई कर्मी संक्रमित हो गए हैं। कर्मियों के साथ साथ उनके परिजन भी संक्रमित हुए हैं, और उसके बाद पूरे सीएम सचिवालय को खाली करवा दिया गया है। सीएम सचिवालय में सन्नाटा पसर चुका है, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, सीएम सचिवालय के कई कर्मी संक्रमित पाए गए हैं, फिलहाल वहां की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है तो अपने सूत्रों से वो ये है कि मुख्यमंत्री जो सचिवालय है, मुख्यमंत्री सचिवालय के कई कर्मी संक्रमित हुए हैं, और उनके संपर्क में आने वाले उनके कई परिजन भी संक्रमित हुए हैं। तो इनकी संख्या हालांकि लोग बता नहीं रहा है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में ये संख्या है जी। और मुख्यमंत्री सचिवालय में बहुत ही सन्नाटा पसरा, बहुत कम लोग हैं। जो लोग संक्रमित हैं उन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। कई लोगों को फिलहाल हॉस्पिटल भेजा गया है।
तो कहा जा सकता है कि कोरोना के कहर से वीआईपी हो या आम आदमी हो, कोई भी बचा हुआ नहीं है। सभी लोग इससे लगातार संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना में आज आपको पता होगा कि 378 पेशेंट मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। ये बहुत ही डरावनी तस्वीर है, ये बहुत ही डरावना एक आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं संक्रमण की हालत बहुत ज्यादा है। लेकिन एक और चीज आपको मानना पड़ेगा शर्मिली, कि पटना में पिछले 5 दिनों में, 6 दिनों में, 7 दिनों में टेस्टिंग की स्थिति बहुत सुधार हुआ है जी। बहुत ज्यादा टेस्ट की जो स्थिति थी, पहले अगर टेस्ट 100 होते थे तो अभी टेस्टिंग की हालत 350-400 है। और यही कारण है कि संक्रमण का दर बहुत ज्यादा बढ़ा है। और बिल्कुल मरगूब जी, टेस्टिंग की स्थिति में थोड़ी सुधार अभी आई हुई है और हालात बहुत चिंताजनक बना हुआ है बिहार का, पटना का। हम आपसे बने रहेंगे मरगूब जी, आगे भी खबरों में हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो बिहार में कोरोना के विस्फोट के बाद आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू हो चुका है। बता दें कि दूसरे जिले जाने के लिए पास की जरूरत अब नहीं पड़ेगी और ये प्रशासन ने एक बड़ी राहत दी है। बिना वजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी और आज से मॉर्निंग वॉक लोग नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी का परिचालन जारी रहेगा। दूध, दवा, किराना, पशु चारा की दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और आप सामान ले सकेंगे। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है, आप फूड डिलीवरी करवा सकते हैं। बिहार में कोरोना विस्फोट को देखते हुए आज से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जहां सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं लागू रहेंगी। बता दें कि आज पहले दिन जहां बेगूसराय में सड़कों पर बेवजह निकले लोगों पर सख्ती बरती गई, तो वहीं पटना और पटना सिटी में बंद का कोई असर सड़कों पर नहीं दिख रहा है। आम दिनों की तरह गाड़ियों का आवागमन जारी है। ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इन सब के बीच पुलिस कहीं भी नहीं दिख रही। का पालन हम लोग सुबह से ही, हमारे जितनी भी थाना प्रभारी हैं, वीडियो हैं, सीओ हैं, सभी लोग शहर में विभिन्न सड़कों पर निकले हुए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन का बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया उसका अच्छा सा पालन करें। यदि आवश्यक नहीं हो, अर्थात यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं लगे या अन्य कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की चीज़ें नहीं हो, तब तक घर से नहीं निकले। और साथ साथ हम लोग इसके लिए जो प्रयास पहले से है, यदि मास्क लगा करके कोई भी यदि आवश्यकता के लिए भी निकल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन को लेकर पटना हाई कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें कुछ लोगों को छोड़कर सबके परिसर पे आने पर रोक लगा दी गई है। 16 से 31 जुलाई तक परिसर नहीं आएंगे कर्मचारी। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर पटना हाई कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। कुछ अधिकृत लोगों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों के परिसर आने पर रोक लगाई गई है। 16 से 31 जुलाई तक परिसर नहीं आएंगे कर्मचारी। पटना की यह खबर हैरान और परेशान कर देने वाली है। इस कोरोना काल में भी लड़कियां महफूज नहीं हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आइसोलेशन वार्ड में एडमिट नाबालिग लड़की के साथ कोई हैवानियत वाला काम कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। वो भी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, जहां नाबालिग लड़की के साथ गंदी करतूत को किसी और ने नहीं बल्कि आइसोलेशन वार्ड के सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रहे गार्ड ने अंजाम दिया। जानकारी मिलते ही पटना पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और सिक्योरिटी गार्ड महेश सिंह को फरार होने का मौका नहीं दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जिस लड़की के साथ ये गंदी करतूत हुई है वो महज 15 साल की है। 8 जुलाई को वो भटकते हुए हालत में चाइल्ड लाइन की टीम को पटना जंक्शन स्टेशन के पास मिली थी और वहां से उसे आइसोलेशन के लिए सीधे पीएमसीएच भेज दिया गया था और उसी रात सिक्योरिटी गार्ड महेश सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती की थी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गोपालगंज से, जहां गंडक नदी के कटाव की वजह से सत्तरघाट महासेतु को जोड़ने वाली सड़क कई मीटर तक गंडक के तेज कटाव में बह गई, जिस वजह से गोपालगंज जिले का कई जिलों से सड़क संपर्क टूट गया है। इस पुल का उद्घाटन 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। महासेतु के निर्माण में करीब 264 करोड़ की लागत आई थी। इस पुल को जोड़ने वाली सड़क के बह जाने से राज्य में विकास को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां स्थानीय बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी राज्य सरकार के बचाव में खड़े हैं, वहीं सूबे के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर विकास योजनाओं में लूट का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश राज्य में ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि सरकार ने इस खबर का खंडन करते हुए एक वीडियो जारी किया है, और ये वीडियो है जो राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि ये वो पुल है जिसका उद्घाटन अभी किया गया था और वो ध्वस्त नहीं हुआ है। यादव है कि एक महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये एक महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है, पानी के बहाव के कारण ये टूट गया है पुल। इस पर अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे सहयोगी मंजेश फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मंजेश, एक तरफ जहां सत्तरघाट महासेतु को जोड़ने वाली सड़क टूटने की खबर आ रही है और उस पर सियासत तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें बताया है कि कोई नया पुल ध्वस्त नहीं हुआ है। क्या पूरी खबर है? गोपालगंज के एक माह पहले जनता को समर्पित हुआ एक नवनिर्मित सत्तरघाट महासेतु बाढ़ के पानी में बह गई, जिसमें तार चंपावड़ा बीच आवाजाही बंद हो गई। महासेतु से आधे किलोमीटर पहले गंडक नदी की सोती पर बने पुल के गार्डर पर करीब 20 फुट की सड़क पर बह गई, जिससे सारण चंपारण की सीमा पर दोनों तरफ से वाहन फंसे हुए हैं। बता दें कि करीब एक महीने पहले यानी 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने सत्तरघाट पुल के साथ यह नया मार्ग जनता को समर्पित किया था। बता दें कि महासेतु में यह छोटे पुल के निर्माण के समय सोत के दोनों किनारे बोल्डर पिचिंग नहीं हो गई थी, जिसको लेकर अधिक पानी होने से पुल का सर्कल ध्वस्त हो गया। मंजेश, अभी सरकार ने जो वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पुल टूटी नहीं है, ये वही पुल है जिसका वीडियो उन्होंने जारी किया है, तो क्या इस खबर में सच्चाई है? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि जो सत्तरघाट का जो पुल नीतीश कुमार ने 16 जून को ये विद्युत जरा ये किया हुआ था, उद्घाटन किया था, उससे 2 किलोमीटर पहले एक छोटी पुल थी जिसमें अधिक पानी होने से बहाव से पुल ध्वस्त हो गया था। जी, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मंजेश। तो बिहार में सत्तरघाट महासेतु को जोड़ने वाली पुल के टूटने के बाद बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। आइए देखते हैं। इसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री सहित पथ निर्माण मंत्री भी है, और मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो अविलंब बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। आपने मंगल पांडे जी को तो बर्खास्त नहीं किया। आज स्थिति देख लीजिए बिहार में क्या हो गई। शासन, पूरा तंत्र, पूरा मैकेनिज्म जो है वो क्वारंटाइन हो रखा है। किसी को हिम्मत नहीं हो रहा नीतीश जी को या कोई प्रशासन के लोगों को कि मैनेजमेंट को जो है वो सुधार सके। इन लोगों ने मौका गंवा दिया है। लगातार गलत निर्णय और गलत नीति के साथ इन्होंने बिहार को बदहाल और बर्बाद किया है। भ्रष्टाचार राजद की संस्कृति, उनका संस्कार, उनकी विरासत और उनकी पहचान है, और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का फूल कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। गोपालगंज बांध को लेकर जो मिट्टी के कटाव या ज्यादा जल के डिस्चार्ज को लेकर के जो सवाल उठे हैं, या ये गुणवत्ता की कमी को लेकर कहीं
इस निर्माण में कहीं कोई कठिनाई आई है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें समय आने गंगा के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने के साथ साथ कोरोना भी अपनी चरम सीमा पर है। बावजूद इसके लोग बिल्कुल सावधान नहीं है। गंगा के जल स्तर में वृद्धि होने से पटना सिटी के कच्ची दरगाह से राघोपुर जाने वाली गंगा नदी पर बनी पीपा पुल खुलने के बाद राघोपुर दियारा वासियों के आने जाने का साधन सिर्फ नाव रह गया है। लेकिन गंगा के जल स्तर में उफान आने के बाद भी नाविकों की मनमानी के कारण ओवरलोड कर नाव पे लोग सवार होने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन बावजूद इसके नाव पर भीड़ देखकर शायद यही लगता है कि राघोपुर वासियों को कोरोना का डर नहीं है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से बिहार में बाढ़ की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। आपको बता दें कि गंडक, कोसी और अधमारा समूह की सारी नदियों के जल स्तर में कमी आई है और इस वजह से गोपालगंज, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल में बाढ़ की स्थिति पहले से बेहतर है। हालांकि अभी भी अधिकांश इलाकों में बाढ़ के पानी का दबाव बना हुआ है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी उफान पर है, जिसके कारण गंडक नदी के किनारे बसे गांव के लोग भयभीत हैं। वहीं नदी का पानी बांध को छू रहा है, जिस वजह से कई घर, स्कूल आदि नदी की चपेट में आने की स्थिति में हैं। वैशाली के लालगंज खंजहचक में जहां बांध कमजोर दिखाई देता है, वहीं तकरीबन 5000 घर हैं, जिसमें 20 से 25 हजार लोग रहते हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटिहार के फलक प्रखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से हथवारा पंचायत के चपरेला गांव में बाढ़ जैसी स्थिति आ चुकी है, जिससे कि कई सड़कों का संपर्क हालात जर्जर हो चुका है। लोग कमर भर पानी को बड़ी मुश्किल से पार कर आते जाते हैं। पंचायत के लोगों ने बताया कि वो हर साल बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। हजारों किसानों को हर साल इस बाढ़ से लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है और ऐसे ही मक्का मिर्ची में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हमारे वार्ड में परेशानी है, जो कि बारिश हो गई, बारिश से बाढ़ हो गया, ज़बरदस्त बाढ़ हुई है चारों तरफ। हमारे वार्ड का जहाँ चारों तरफ पानी है, हमारा पब्लिक का बहुत परेशानी हो रहा है, जनता का। क्या बारिश, बेमौसम बारिश की वजह से जो अभी नुकसान हुई है बहुत ज़्यादातर, यानी कि चपरेला, बब्बनबारी, इस सब में धान का फसल डूब गया और पटवा का भी फसल डूब गया। कितने एकड़ लगभग? जमशेदपुर का मेडिका अस्पताल जल्द ही बंद हो जाएगा। अस्पताल प्रबंधक ने दिसंबर में अस्पताल बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अस्पताल की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिस वजह से यह फैसला लिया गया। फैसले के बाद अस्पताल के 200 कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू किया, जिससे अस्पताल में इलाजरत मरीजों की हालत बिगड़ गई। तो बता दें कि जमशेदपुर का मेडिका अस्पताल जल्द बंद होने वाला है। अस्पताल प्रबंधक ने इसकी घोषणा की है कि दिसंबर में अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अस्पताल की जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधक को यह फैसला लेना पड़ा, जिस वजह से फैसले के बाद अस्पताल के 200 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल में इलाजरत मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मेडिका अस्पताल के बंद होने की घोषणा के बाद 200 कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? यहाँ पर मरीज से इलाजरत थे, उनकी स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि उनका इलाज नहीं चल रहा है। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ साथ जो कर्मचारी है, वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग रोजी रोटी के अब लाले पड़ा है, तो हम लोग किसी का सेवा क्यों करें, क्योंकि हम सेवा भावना से यहाँ काम करते थे। ठीक है कि हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा हमको चाहिए, लेकिन जो स्थिति है, अचानक मेडिका अस्पताल एक बड़ा ग्रुप है ये अस्पताल का, और ये ग्रुप अगर ऐलान करता है कि भाई हम दिसंबर माह में बंद कर देंगे, दिसंबर माह से जो कर्मचारी और डॉक्टर है वो या तो कोलकाता जो अस्पताल है वहां पर चले जाएं, या उसके बाद उड़ीसा में जो अस्पताल है भुवनेश्वर में वहां चले जाएं। तो दो जगह इन लोगों ने ऑप्शन दिया, लेकिन इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग जमशेदपुर में 5 साल से यहाँ पर टीके हैं, परिवार के लोग हैं, इसलिए हम लोग
यही रहेंगे और अस्पताल बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। लेकिन बंद का सिर्फ एक ही कारण है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो अस्पताल बंद नहीं हो सकता है। जी मनोज, अभी क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म किया? देखिए, कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं किया है। इन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम जब तक प्रबंधन ये क्लियर नहीं करेगा कि अस्पताल बंद नहीं होगी, शिफ्ट नहीं होगा दूसरे जगह, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। और अब प्रबंधन जो है वो कोलकाता में बैठा है और कोलकाता से प्रबंधन ने फरमान जारी कर दिया है। तो अब तक कोई जो प्रबंधन के कोई लोग हैं वो नहीं आए हैं सामने। उम्मीद जताया जा रहा है कि कल तक कुछ लोग अगर आएंगे कोलकाता से, उसके बाद आगे बात बनेगी, तब जाकर हड़ताल खत्म होगा। जी तो बिल्कुल, जमशेदपुर में अस्पताल प्रबंधन की घोषणा के बाद 200 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। फिलहाल हड़ताल नहीं रुका है और कर्मचारी अपने हड़ताल पे अडिग हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्मली प्रखंड स्थित बाढ़ से प्रभावित विभिन्न इलाकों का बुधवार को दौरा किया, वहीं तटबंधों का मुआयना किया और कई गांवों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने एनडीआरएफ की टीम के साथ कोसी तटबंध के अंदर बसे दर्जनों गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनकी आर्थिक सहायता भी की। हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की, उस बीच में फिर लोकसभा में ये मामला उठा कि फरक्का का जो मुहिम है, मुहान है, आप उसको चौड़ा करिए या तो उसको तोड़िए, अन्यथा बिहार एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। अब भीमनगर बैरेज को लगभग 28 साल से 29 साल उसकी जो आयु है उससे ज्यादा हो गई, और जब भीमनगर बैरेज बना था उस वक्त घात बहुत ज्यादा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।